और खान गाजी सुल्तान बन चुके थे और सल्तनत अब एक नए दौर में दाखिल हो चुकी थी। इक़्तिदार मजबूत था मगर दुश्मन पहले से ज्यादा चालाक हो चुका था। कोरलिश और हान सल्तनत के दो अहम सितून बन चुके थे। एक मैदानी जंग का माहिर, दूसरा हिकमत और तदबीर का बादशाह। एक रात खबर आई कि मगरिब की तरफ एक बड़ा इत्तेहाद बन रहा है। बाज़ंतीनी कमांडर्स, मकामी बागी सरदार और कराए के सिपाही एक खफिया माहिदा कर चुके थे। उनका मकसद एक ही था, और खान के इक़्तिदार को कमजोर करना। और खान ने यह खबर सुनते ही अपने करीबी साथियों को तलब किया। कोरलिश खामोशी से खड़ा था मगर उसकी आंखों में तूफान छिपा हुआ था। हान नक्शे पर दुश्मन के मुमकिना रास्ते देख रहा था। फैसला हुआ कि दुश्मन के हमले का इंतजार करने के बजाय पहले कदम उठाया जाएगा। कोरलिश ने अपनी खास दस्ता तैयार किया। तेज रफ्तार घड़सवार, माहिर तीरंदाज और वफादार जंगजू। उन्हें हुक्म दिया गया कि दुश्मन के कैंप के करीब पहुंचकर उनकी सफ़ों में इंतशार पैदा करें। दूसरी तरफ हान ने दाखिली इलाकों में नज्म कायम किया। उसने कबैलों के सरदारों से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि सुल्तान की ताकत उनके साथ है। जो वफादार थे उन्हें इज्जत दी गई और जो साजिश में मुलव्वस थे उन्हें खबरदार कर दिया गया। रात के अंधेरे में कोरलिश के जंगजू दुश्मन के करीब पहुंचे। कोई शूर नहीं, कोई ऐलान नहीं, सिर्फ खामोशी और मंसूबाबंदी। पहले दुश्मन के रसद के काफिले को निशाना बनाया गया, फिर उनके पैगाम रसानों को गिरफ्तार किया गया। सुबह होते ही दुश्मन को अंदाजा हुआ कि वो घिर चुके हैं। उनके दरमियान बदआइतमादी फैल गई। बाज़ंतीनी कमांडर और मकामी सरदार एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। इसी वक्त और खान ने अपनी मरकजी फौज को हरकत दी। बुरा हिरासत तसादुम नहीं बल्कि हिकमत अमली से घेराव किया गया। दुश्मन के पास भागने का रास्ता कम होता गया। मैदान में जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो कोरलिश आगे बढ़ा। इसकी तलवार बिजली की तरह चमकी। हर हमला सोचा समझा था, हर कदम नापा तौला था। इसके साथ लड़ने वाले सिपाही जानते थे कि वो महज एक जंगजू नहीं बल्कि एक रहनुमा के पीछे हैं। हान दूसरी जानिब से दुश्मन की हिकमत अमली को तोड़ रहा था। वो सिर्फ लड़ नहीं रहा था बल्कि पूरी जंग को अपने जहन से कंट्रोल कर रहा था। जहां दुश्मन कमजोर होता वहीं ज़रब लगती, जहां दुश्मन मजबूत दिखाई देता वहां दबाव बढ़ाया जाता। लड़ाई तवील हुई मगर नतीजा वाज़ेह था। दुश्मन का इत्तेहाद टूट गया। कुछ भाग गए, कुछ गिरफ्तार हुए और कुछ ने हथियार डाल दिए। जंग के बाद और खान ने हुक्म दिया कि आम कैदियों के साथ इंसाफ किया जाए। जो मजबूरन लड़ने आए थे उन्हें छोड़ दिया गया मगर साजिश के सरगनों को सजा मिली। कोरलिश ने मैदान का जायजा लिया। उसने अपने सिपाहियों को सख्ती से मना किया कि वो किसी भी बेगुनाह को नुकसान पहुंचाएं। उसके लिए जंग का मकसद सिर्फ फतह नहीं बल्कि इज्जत के साथ फतह था। हान ने वापस आकर और खान को रिपोर्ट दी कि सरहदें वक्ती तौर पर महफूज हो चुकी हैं मगर दुश्मन दोबारा सर उठाएगा। और खान ने खामोशी से जवाब दिया कि सल्तनत की हिफाजत सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इत्तेहाद, इंसाफ और हिकमत से होगी। इसके बाद सल्तनत में दाखिली इस्लाहात शुरू हुई। बागियों पर नजर रखी गई, वफादार सरदारों को करीब किया गया और फौज को मजीद मुनज़्ज़म बनाया गया। लेकिन दुश्मन मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। शमाल की तरफ से एक नया खतरा अभर रहा था, जहां एक ताकतूर सरदार अपनी फौज तैयार कर रहा था। कोरलिश ने रजाकाराना तौर पर कहा कि वे इस खतरे की जड़ तक पहुंचेगा। उसने अपने बेहतरीन आदमी भेजे जो ताजिर, मुसाफिर और कासिद बनकर दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए। कुछ हिफ्तों बाद खबर आई कि वो सरदार खफिया तौर पर बाज़ंतीनियों से मदद ले रहा है। ये खबर सुनते ही और खान ने फैसला किया कि इस खतरे को बढ़ने से पहले ही कुचल दिया जाएगा। कोरलिश और हान ने मिलकर नया मंसूबा बनाया। कोरलिश खुले मैदान में दुश्मन को उलझाएगा जबकि हान खफिया रास्ते से उनके मरकज पर हमला करेगा। जब दोनों अफवाज दोबारा आमने सामने आए तो दुश्मन को लगा कि वो बर्तरी में है मगर हकीकत उसके बराकुस थी। कोरलिश ने जानबूझकर अपनी सफ़ों को थोड़ा पीछे हटाया। दुश्मन ने उसे कमजोरी समझा और आगे बढ़ा। उसी लम्हे हान ने पीछे से हमला कर दिया। दुश्मन दो तरफ से घिर गया। उनका सरदार घबरा गया, उसके सिपाही बिखरने लगे। बिलाखिर दुश्मन को शिकस्त हुई और उस सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। वापसी पर और खान ने कहा कि असल कामयाबी सिर्फ जंग जीतना नहीं बल्कि सल्तनत को मजबूत बनाना है। वक्त गुजरता गया, नए दुश्मन आए, नई साजिशें हुए मगर कोरलिश और हान हमेशा सल्तनत के मुहाफिज बनकर खड़े रहे। उनकी दोस्ती
वफादारी और हिकमत ने सल्तनत को मजबूत किया और खान के दौर को इस्तेहकाम बख्शा। ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक नए बाब की तरफ बढ़ता है, जहां और भी बड़े इम्तिहानात मुंतज़र हैं। दुश्मन की पहली शिकस्त के बाद सल्तनत में वक्ती सुकून कायम हुआ, मगर शमाल की सरहदों पर खतरा बढ़ रहा था और खान ने फौरन कोरलिश और हान को हुक्म दिया कि दुश्मन की फौज के मंसूबे भानप कर उन्हें पहले से नाकाम बनाया जाए। कोरलिश ने अपने सबसे काबिल सिपाहियों को खफिया मिशन पर भेजा। वो दुश्मन के कैंप में जासूसी करने पहुंचे और दुश्मन की फौज की तरतीब, रसद और हिकमत अमली को रिपोर्ट किया। हान ने उन मालूमात का तज्जिया किया और नए मुहाज के लिए मंसूबा बनाया। दुश्मन के सरदार ने सोचा कि पहली शिकस्त के बाद और खान और कोरलिश थक गए होंगे। उसने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया ताकि एक ही वक्त में दो तरफ से हमला किया जा सके। कोरलिश ने दुश्मन की चाल भानप ली और अपने सिपाहियों को हदायत दी कि वो दुश्मन के पीछे से घेराव करें। हान ने दुश्मन के मरकजी कैंप पर छापामार कार्रवाई के लिए अपने सबसे माहिर लड़ाका भेजे। जब दुश्मन ने पहली बार हमला किया तो कोरलिश की फौज ने जानबूझकर पीछे हटना शुरू किया ताकि दुश्मन आगे बढ़े और खुद को कमजोर दिखाए। दुश्मन ने यह कमजोरी समझा और मजीद आगे बढ़ा। इसी लम्हे हान की फौज ने पीछे से हमला किया और दुश्मन के बीचों बीच घेराव कर दिया। दुश्मन के सिपाही अब घबरा गए। सरदार खुद खौफजदा हो गया और अपने लोगों पर इल्जाम लगाने लगा। दुश्मन की सफ़ें टूटने लगें और कुछ फौजी हथियार डालकर फरार हो गए। कोरलिश ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो लोग महज मजबूरन लड़ने आए हैं उन्हें नुकसान न पहुंचाया जाए, लेकिन साजिशी और जालिम कमांडरों को कैद कर लिया जाए। हान ने दुश्मन के कैदियों की फहरिस्त बनाई और सल्तनत के कवानीन के मुताबिक फैसला किया गया। ये फतह सल्तनत के लिए एक नए बाब की तरह थी, मगर और खान जानते थे कि शमाल की सरहद पर एक और बड़ा खतरा अभर रहा है। नए दुश्मन ने खफिया फौज तैयार की और वो दोबारा हमले की मंसूबा बंदी में मसरूफ था। कोरलिश ने फौरन और खान को मशूरा दिया कि दुश्मन को अंदर दाखिल होने से पहले ही खत्म करना होगा। हान ने अपनी फौज तैयार की और दुश्मन के इलाकों में खफिया कार्रवाई के लिए जासूस भेजे। चंद हफ्ते बाद खबर आई कि दुश्मन सरदार और बाजंतीनी कमांडर्स खफिया मुआहिदे कर रहे हैं ताकि सल्तनत को कमजोर किया जा सके। और खान ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि दुश्मन को एक बार और मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जाए। कोरलिश ने अपने फौजियों को पहले ही तैयार कर लिया था। हान ने दुश्मन की फौज के अंदर सबसे कमजोर नुक्ते को निशाना बनाया। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए तो दुश्मन ने पहले से तैयार सफ़ों पर एतमाद किया, मगर कोरलिश ने जानबूझकर अपने सिपाहियों को पिछले मकाम पर मुंतकिल किया ताकि दुश्मन आगे बढ़े और खुद को कमजोर करे। इसी वक्त हान ने दुश्मन की बीचों बीच हमला करके उन्हें घेर लिया। दुश्मन के सरदार ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दुश्मन की फौज मुकम्मल इंतशार का शिकार हो गई। कोरलिश और हान ने हर एक कदम पर दुश्मन की हरकतों का पेशगी हिसाब लगाकर फतह हासिल की। फतह के बाद सल्तनत में दोबारा अमन कायम हुआ और खान ने अवाम को यकीन दिलाया कि सल्तनत की हिफाजत सिर्फ तलवार और फौज से नहीं, बल्कि हिकमत, इंसाफ और वफादारी से भी होती है। कोरलिश और हान ने अपनी फौज की हौसला अफजाई की और नए चैलेंज के लिए तैयार रहने की हदायत दी। शमाल की सरहद पर नए दुश्मन की बढ़ती हुई फौज का ख्याल रखते हुए सल्तनत की फौज को मुस्तहकम किया गया। ये सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि नए बाब की तरफ बढ़ रहा है, जहाँ दुश्मन की खफिया साजिशें और शमाली हमले सल्तनत के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होंगे। शमाल की सरहद पर दुश्मन की फौज मुसलसल तैयार हो रही थी और खान ने फौरन हुक्म दिया कि हर खफिया खबर को फौरन सामने लाया जाए। कोरलिश ने जासूसों की रिपोर्टें पढ़ीं और दुश्मन की हरकतों का हिसाब लगाया। दुश्मन ने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया और एक हिस्सा करीबी किले की तरफ भेजा ताकि वहां के फौजियों को मशगूल किया जा सके। कोरलिश ने फौरी हुक्म दिया कि एक छोटी दस्ता दुश्मन के पीछे जाकर उनके काफिले को निशाना बनाए। हान ने दुश्मन की फौज की कमजोरियों का तजज़िया किया और फैसला किया कि मरकज पर दबाव डालना जरूरी है ताकि दुश्मन की सफ़ें बिखर जाएं। कोरलिश और हान ने मिलकर एक मुकम्मल मंसूबा बनाया। दुश्मन के काफिले पर पहले रात के अंधेरे में हमला किया गया। दुश्मन के सिपाही हैरान रह गए। काफिले के माल और सामान को तबाह किया गया और कुछ फौजी गिरफ्तार कर लिए गए। दुश्मन के सरदार ने सोचा कि शायद यह सिर्फ एक छोटी चाल है, लेकिन हकीकत उसके बराकस थी। दूसरी सुबह दुश्मन ने बड़ी फौज के साथ कुल्ले का मुहासरा करने की कोशिश की।
कोरलिश ने अपनी फौज को जानबूझकर पीछे हटने का हुक्म दिया ताकि दुश्मन आगे बढ़े और अपनी सफ़ों में कमजोरी पैदा करे। उसी लम्हे हान ने दुश्मन के मरकज पर हमला किया और घेराव मुकम्मल किया। दुश्मन की फौज इंतशार का शिकार हो गई। सरदार ने अपने सिपाहियों पर इल्जाम लगाना शुरू किया और कुछ ने हथियार डाल दिए। बाकी जो लड़ने पर इसरार कर रहे थे, उन्हें कोरलिश की फौज ने कैद किया और खान ने हुक्म दिया कि सिर्फ साजिशी और जालिम कमांडरों को सजा दी जाए, जबकि मजबूर सिपाहियों को छोड़ दिया जाए। ये फैसला सल्तनत में इंसाफ की मिसाल बना। कोरलिश और हान ने फौरी तौर पर अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया और शमाली सरहद की निगरानी बढ़ा दी। उन्होंने जासूसों को दुश्मन के इलाकों में भेजा ताकि किसी खफिया साजिश का पता चल सके। कुछ दिन बाद खबर आई कि शमाली दुश्मन दोबारा इत्तेहाद कर रहा है, उस बार ज्यादा ताकतूर और मुनज़्ज़म। और खान ने फौरन कोरलिश और हान को हिदायत दी कि वो दुश्मन के मंसूबे को पहले से नाकाम करें। कोरलिश ने अपनी फौज को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा दुश्मन की रसद को निशाना बनाएगा, जबकि दूसरा हिस्सा दुश्मन के पेशकदमी को रोकने के लिए तैयार रहेगा। हान ने दुश्मन की फौज की अंदरूनी कमजोरियों का तज्जिया किया और उनका फायदा उठाने का मंसूबा बनाया। जब दोनों लश्कर आमने सामने आए, दुश्मन ने खुद को बढ़तरी में महसूस किया, मगर कोरलिश ने अपनी फौज को जानबूझकर पिछले मकाम पर रखा ताकि दुश्मन आगे बढ़े और खुद को कमजोर करे। इसी वक्त हान की फौज ने दुश्मन के दरमियान घेराव करके उन्हें मुकम्मल शिकस्त दी। दुश्मन के सरदार ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। दुश्मन की सफ़ें टूट चुकी थीं। कुछ सिपाही फरार हो गए, कुछ गिरफ्तार हो गए। सल्तनत की फौज ने हर एक कदम पर दुश्मन की हरकतों को कंट्रोल किया। फतह के बाद सल्तनत में अमन कायम हुआ और खान ने अवाम को यकीन दिलाया कि सल्तनत की हिफाजत सिर्फ फौजी ताकत से नहीं, बल्कि हिकमत, इंसाफ और वफादारी से भी मुमकिन है। कोरलिश और हान ने अपनी फौज की हौसला अफजाई की और नए खतरात के लिए हर लम्हे तैयार रहने का फैसला किया। शमाल की सरहद पर नए दुश्मन की फौज मुसलसल सरगर्म थी, मगर अब सल्तनत की फौज मजबूत और मुनज़्ज़म थी। ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। हर फतह के बाद नया खतरा अभरता रहा, मगर कोरलिश और हान हमेशा पहले से तैयार रहे। उनकी हिकमत, बहादुरी और वफादारी सल्तनत के लिए रोशनी का मीनार बनी रही। वक्त आगे बढ़ता है। खां गाजी की सल्तनत अब सिर्फ किला नहीं रही, बल्कि एक निज़ाम बन चुकी थी। इदल, नज़्म और इत्तेहाद उसकी बुनियाद थे, मगर हर मजबूत सल्तनत के साथ हसद भी जन्म लेता है। मशरिक में मंगोल सरदार, मगरिब में बाज़ंतीनी इत्तेहादी और जनूब में बागी कबाइल, सबकी नज़रें खां गाजी की बढ़ती ताकत पर थीं। एक दिन खबर आती है, तीनों दुश्मन एक इत्तेहाद बना चुके हैं। ये जंग आम जंग नहीं थी, ये खां गाजी के वजूद का इम्तिहान था। मजलिसी जंग बुलाई जाती है, सरदार घबराए हुए हैं, फौज कम है, दुश्मन ज्यादा। खामोशी में स्पुरचा खातून खड़ी होती हैं। वो नक्शा सामने रखती हैं, कहती हैं, जब दुश्मन तीन हों तो तलवार एक नहीं, हिकमत तीन चलानी पड़ती है। वो मंसूबा बताती हैं, एक दुश्मन को सब्र से, एक को खौफ से और एक को आपस में लड़ाकर तोड़ना। खान गाजी उनकी बात मान लेता है। ये पहला मौका होता है जब एक औरत की हिकमत एक सल्तनत की जंगी हिकमत बनती है। सबसे पहले मंगोलों को पैगाम भेजा जाता है, तहफे और झूठी कमजोरी। मंगोल सरदार गुरूर में आ जाता है, वो अकेला हमला कर देता है। खां गाजी मैदान में उतरता है। जंग का मैदान एक बार फिर गवाह बनता है। तलवारें टकराती हैं, घोड़े चीखते हैं। खां गाजी मंगोल सरदार को शिकस्त देता है, मगर कत्ल नहीं करता, उसे जिंदा छोड़ देता है। ये खबर बाकी दुश्मनों में खौफ फैला देती है। इधर बाज़ंतीनी इत्तेहाद में शक पैदा होता है। वो समझते हैं, आज मंगोल हारा कल हम। तीसरा दुश्मन, बागी कबाइल, आपस में ही लड़ पड़ते हैं। बगैर बड़ी जंग के इत्तेहाद टूट जाता है, मगर खतरा खत्म नहीं होता। इसी दौरान खां गाजी शदीद जख्मी हो जाता है। जख्म गहरा होता है, जिंदगी और मौत के बीच। कुले में कहराम मच जाता है, सिपाही रो रहे हैं, सरदार खामोश हैं। इस पोरचा खातून खां गाजी के सुरहाने बैठती हैं। पहली बार उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। वो कहती हैं, मैंने सल्तनत को मजबूत किया, मगर अगर तुम न रहे तो सब बेमानी है। खां गाजी कमजोर आवाज में कहता है, अगर मैं न रहा तो सल्तनत तुम संभालना। ये सुनकर इस पुरचा खातून सीधी खड़ी हो जाती हैं, आंसू पूंछ लेती हैं, कहती हैं, ये सल्तनत तुम्हारी सांस से बनी है और तुम वापस आओगे। कई दिन बाद खां गाजी की आंख खुलती है, जिंदगी जीत जाती है। ये खबर दुश्मनों तक पहुंचती है। आखिरी हमला किया जाता है।
इस बार खां गाजी खुद मैदान में नहीं उतरता। क़ियादत स्पुरचा खातून संभालती हैं। वो फसील पर खड़ी होकर हुक्म देती हैं। सिपाही नारा लगाते हैं। पहली बार एक औरत के हुक्म पर पूरी फौज लड़ती है। जंग सख्त होती है मगर मुख्तसर। दुश्मन पसपा हो जाता है। सल्तनत बच जाती है। खां गाजी फसील पर आकर कहता है, आज तुमने साबित कर दिया कि सल्तनत मर्द या औरत से नहीं, हौसले से चलती है। वक्त गुजरता है। खां गाजी बूढ़ा हो जाता है। बाल सफेद मगर निगाह अब भी तेज। एक शाम वो स्पूर्चा खातून के साथ बैठा होता है। सूरज डूब रहा होता है। कहता है, हमने नफरत से आगाज किया था और तारीख बना दी। स्पूर्चा खातून जवाब देती हैं, और ये तारीख तब तक जिंदा रहेगी जब तक इंसाफ जिंदा है। आखिरी मंजर में झंग का मैदान दिखाई देता है। जहां कभी खून बहा था, अब फसलें लहरा रही हैं। और आवाज आती है, ये कहानी जंग की नहीं, ये कहानी इत्तेहाद की है। ये कहानी खां गाजी और स्पूर्चा खातून की है। और खान गाजी की सरदारी मजबूत होते ही दुश्मन एक नई सूरत में दोबारा सामने आने लगे। कबीले में अमन कायम होने लगा था, लेकिन ये सिर्फ खामोशी का वो लम्हा था जिसके बाद एक बड़ी आंधी उठने वाली थी। बिजाहमी सरदार, जिन्हें पे दर पे शिकस्तें मिल चुकी थीं, इस बार अकेले नहीं आए। उन्होंने मंगोल कमांडरों से खफिया इत्तेहाद बना लिया था, ताकि काई कबीले को एक ही जरब में खत्म कर दिया जाए। उन दुश्मनों ने काई कबीले की सरहदों के करीब अपने जासूस छोड़ दिए थे। ये जासूस न सिर्फ कबीले की चालें देखते थे, बल्कि कुछ गुदारों के जरिए अंदर की खबरें भी बाहर पहुंचाते थे। और खान ने जल्द महसूस कर लिया कि दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं। उसने खफिया अंदाज में अपने 3 बेहतरीन सिपाही मुंतखब किए और सिर्फ इतना कहा, कबीले के अंदर जो साया हरकत कर रहा है, पहले उसे ढूंढो। चंद दिन बाद वही साया पकड़ा गया। वो एक ऐसा शख्स था जो बज़ाहिर कबीले का वफादार दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में मंगोलों से राब्ता करता था। उसने कबीले के कमजोर पहलू, सिपाहियों की तादाद, बारूदी गुदार को इंजाम तक पहुंचाने के बाद और खान ने कबीले की सरहदों की हिफाजत खुद संभाली। इसी दौरान खबर आई कि मंगोल सरदार कोक तिमूर ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की है, और इस फौज में बज़ाहमी कबाइल के सरदार भी शामिल हैं। ये जंग अब मामूली नहीं थी, ये काई कबीले की बक्का की जंग थी। और खान ने जंग की मंसूबाबंदी के लिए हमले का महाज। जब मंगोल और बज़ाहमी इत्तेहाद आगे बढ़ा, तो उन्होंने देखा कि काई सिपाहियों की तादाद बहुत कम है। उन्हें लगा कि इस बार काई कबीला आसानी से टूट जाएगा। लेकिन जैसे ही दुश्मन उस कमजोर दिखने वाले महाज पर टूट पड़ा, अचानक पहाड़ियों के पीछे से तर्क घड़सवारों का समंदर अमड आया। दुश्मन का पहला सफ ततर-बतर हो गया। कबीले के मातबर सरदारों और बहादुर सिपाहियों को जमा किया। मजलिस में सब खामोश थे, लेकिन और खान ने एक जमला कहा जो दिलों में बजली बनकर उतरा, अगर आज हम पीछे हटे तो कल हमारे बच्चे दुश्मन का नाम भी लेने से डरेंगे। लड़ाई आज की नहीं, आने वाली नस्लों की है। मंसूबा बंदी इस बार बहुत मुख्तलिफ थी। उसने कबीले की मरकजी ताकत को सामने नहीं लाया, बल्कि दुश्मन को गलत रास्ते पर डालने का फैसला किया। उसने मैदान जंग को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक फरेब का महाज